अब हम आ जाते हैं हाउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड इन कंजर्वेशन. सो वी हैव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जिनको हम ARTs भी बुलाते हैं. Yes, is there a question? इस नेशनल पार्क के डिसएडवांटेजेस होते हैं। Sorry, अमन, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है मुझे. कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? इस नेशनल पार्क के डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अगेन, एक तो कॉस्ट, हार मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पे एक एडेड प्रेशर होता है. उनको क्या कहते हैं, एक सेपरेट बजट, एक सेपरेट सेक्शन ऑफ मनी एलोकेट करना पड़ता है उस नेशनल पार्क के लिए ईयरली लेवल पे, ताकि उसकी जो भी मेंटेनेंस है वो हो सके. सो देयर हाई मेंटेनेंस. यस, इट आल्सो रिक्वायर्स लार्ज एरिया. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कि कहते हैं, अगेन एक दफा जो लैंड आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया नेशनल पार्क के लिए, वो फिर क्या कहते हैं, उस लैंड पर फिर और कोई काम नहीं हो सकता. सो अगेन यही वाली बात, व्हाई विल बी एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग द जनरल पब्लिक विद इन द नेशनल पार्क? इसीलिए बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं. उनको ये लग सकता है कि हमारे पास जो एक्सेसिबिलिटी थी अपनी ही आवाम के लिए, वो जो है, पब्लिक में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ सकते हैं कि हमें ये जो लैंड था वो हम अपने फार्मिंग, ग्रेजिंग या बाकी रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर सकते थे. सो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है कि इतना बड़ा जो लैंड एरिया है वो आपने बस नेशनल पार्क के लिए, जानवरों के लिए सेग्रीगेट कर दिया है. फिर क्या कहते हैं, अगेन एक डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि जूज में इतने टूरिस्ट नहीं आते जितने नेशनल पार्क्स में आते हैं. ठीक है. There are not many tourists coming to zoos in comparison to national parks. National parks में tourism बहुत होता है. So tourism जहाँ पे भी बहुत ज्यादा होता है ना, टूरिस्ट, एक पॉइंट आता है when there is a lot of tourism, और उससे आपके पास उस एरिया में ओवर सैचुरेशन और टूरिस्ट हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से आपकी इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. वो क्या कहते हैं, कचरा फेंकना शुरू कर देंगे. और आप एक हद तक टूरिस्ट को रोक सकते हो. अब अगर एक साथ बहुत सारे टूरिस्ट हैं और हर कोई क्या कहते हैं, उनमें ये मैनर्स या ये एथिक्स नहीं है, दैट यू डू नॉट हैव टू लिटर एन एरिया वेयर यू आर प्रेजेंट एट. ये एक्चुअली हर जगह पर ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि हर किसी को एक कॉमन कंप्लेन जो टूरिज्म से आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि द टूरिस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ बहुत, क्या कहते हैं, नेगेटिवली एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं. सो टूरिज्म प्रेशर से आपका क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है. यस, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स लेजिस्लेशन, तो हमारे पास इलीगल पोचिंग भी हो सकती है. इज देयर एनीबॉडी हु इज नॉट अवेयर विद द टर्म इलीगल पोचिंग? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देती हूँ. एग्जैक्टली, इलीगल हंटिंग. नेशनल पार्क्स में हमारे पास, अगेन, दे आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ नेचर. इट इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. हाउएवर हमारे पास करप्शन सिर्फ, क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं होती. हर जगह करप्शन है, माइनर लेवल पे होगी, माइक्रो लेवल पर होगी, करप्शन है. अगर मतलब हंटिंग का बहुत शौक होता है कुछ लोगों को, उनको बहुत थ्रिल मिलता है, उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो इलीगली भी हमारे पास, इवन व्हेन नेशनल पार्क्स एग्जिस्ट एंड देयर आर प्रॉपर लेजिस्लेशंस, प्रॉपर लॉज, प्रॉपर रूल्स, फिर भी इलीगल तरीके से हंटिंग हो सकती है. उसको हम इलीगल पोचिंग बुलाते हैं. इट्स नॉट जस्ट रिजर्व टू हंटिंग, इलीगली कैप्चर करना भी, लाइक जो नेशनल पार्क्स में एनिमल्स है ना, आप उनको कैप्चर नहीं कर सकते हैं. वो क्या कहते हैं, नेशनल पार्क में ही रहेंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते. लेकिन आपको भाई एक जानवर पसंद आ गया और आपको बस वो अपने प्राइवेट जू में रखना है, आपको पब्लिक जू में रखना है. जैसे पब्लिक जू में तो इलीगली नहीं जा सकता, लेकिन कोई बहुत ही कोई मोटी का शामी है, उसको पसंद आ गया एक शेर, और उसको अपने घर में या अपने फार्म हाउस में वो शेर रखना है, तो इलीगली वो शेर को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क से अगर अपने प्राइवेट जू में शिफ्ट करवा रहा है, तो वो भी इलीगल पोचिंग होगी. सो इलीगली हंटिंग, इलीगली हार्मिंग, इलीगली कैप्चरिंग एन ऑर्गेनिज्म इन द वाइल्ड लाइफ विच इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क, वो फिर हमारे पास इलीगल पोचिंग आ जाती है. ठीक है. Yeah, some like to hunt humans as well. There are a lot of sick mentalities that exist in this world.
अच्छा जी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यस मुतार, इज योर क्वेश्चन? श्योर। अच्छा जी, assisted reproductive techniques. Assisted reproductive techniques, as the name suggests, is that जब natural methodologies के थ्रू, natural तरीकों के थ्रू एनिमल्स जो हैं वो अपने पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर पा रहे होते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, तो हम उनको असिस्ट करते हैं आर्टिफिशियल तरीकों से रिप्रोडक्शन करवाना। दैट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ये यूजुअली तब होती है जब हमारे पास जो कैप्टिव ब्रीडिंग है वो क्या कहते हैं, सक्सेसफुल ना हो। सो वी मूव टूवर्ड्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले। एनी टेक्निक used to treat infertility or protecting the female mammal of an endangered species from the health risks of pregnancy. अब हमारे पास ARTs we also use in humans as well, but ARTs जो हम पढ़ रहे होंगे वो with respect to animal species, animal mammals पढ़ रहे होंगे। हमारे पास जो endangered species होती है ना वो बहुत vulnerable होती है। उनका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड होता है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास endangered species जो होती हैं दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट हेल्दी इनफ टू कैरी अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं होती। की डेफिनेशन समझ नहीं आई। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब नेचुरल तरीके से कोई एनिमल, कोई मैमल रिप्रोड्यूस ना कर पा रहा हो, या तो इनफर्टिलिटी हो या फिर वो जो मैमल है, जो फीमेल मैमल है, वो एक हेल्दी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कैरी आउट ना कर पाए। इन दैट केस अगर हम चाहते हैं कि वो मैमल फिर भी रिप्रोड्यूस करे, उसके क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स आए, उसके लिए अगर हम कोई आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली असिस्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, या तो इनफर्टिलिटी की वजह से, या क्या कहते हैं inability to carry out a successful pregnancy की वजह से the mammal wasn't able to reproduce in through natural ways। तो जब नेचुरली सक्सेसफुल प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी या हेल्थ रिस्क की वजह से नहीं हो पा रही, एंड वी स्टेप इन with an artificial or a scientific technique to facilitate a successful reproduction, that is known as assisted reproductive technique। ठीक है। इसकी टाइप्स होती हैं, अभी हम वो भी पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ आ जाएगा अगर अभी क्लियर नहीं है। Yeah, when captive breeding fails we move towards ARTs, and a lot of times ARTs can be like कि आप कैप्टिव ब्रीडिंग भी करवा लो, और क्या कहते हैं आपको और नंबर्स इंक्रीज कराने तो आप साथ साथ ARTs भी करवा लो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा जी, अब ARTs में क्या क्या आ जाता है? ARTs में आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर हमारे पास आ जाता है सरोगेसी। इसी में हम बात कर रहे होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी, कि ओरिजिनल मदर से सरोगेट मदर में एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर हो जाए उसको हम सरोगेसी बुलाते हैं। फिर हमारे पास IVF। IVF से आप लोग शायद वाकिफ हो गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन हमारे ये तीन मेन है जो आपको पता होने चाहिए एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी हैं जो हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे होंगे, बट आई जस्ट ब्रीफली मेंशन देम विद यू गाइस। ICSI is basically intra cytoplasmic
स्पर्म इंजेक्शंस। अच्छा, हमारे पास अम इन चारों को पढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्रोजन, क्या कहते हैं, फ्रोजन जूस ऑफ स्पर्म्स एंड oocyte। होता क्या है कि हमारे पास अगर हमें पता हो कि एक मैमल है जो कि स्ट्रगल कर रहा है विद रिप्रोडक्शन, ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है एक ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, हमें चाहिए होता है स्पर्म और हमें चाहिए होता है oocyte या एग। सो व्हाट वी डू इज वी टेक sperms from the male mammal and we take the eggs from the female mammal and we start storing them। उनको स्टोर क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास हम एक स्पर्म बैंक या एक oocyte बैंक बना के रख लेते हैं। A lot of times you might have also heard that women who do not want to reproduce until a certain age, but they want to conceive after a certain age, they get their eggs freezed, they get their eggs frozen। तो हमारे पास फ्रोजन एग्स या फ्रोजन स्पर्म का जो मकसद ये होता है कि इफ बिकॉज ऑफ सम रीजंस के आपके क्या कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो एग्स हैं आप पहले से उनको फ्रीज करवा लेते हो, ताकि इफ यू डिसाइड टू गेट प्रेग्नेंट इन अ लेटर एज वेयर नेचुरल प्रेगनेंसी इज डिफिकल्ट, तो आपके जो फ्रोजन एग्स हैं उनको यूज करके हम आईवीएफ के थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू क्या कहते हैं एक प्रेगनेंसी और फिर उसके थ्रू एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सके। सो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास स्पर्म बैंक्स की अगर हम बात करें तो स्पर्म बैंक्स कैसे बनते हैं, स्पर्म बैंक्स ऐसे बनते हैं कि हमारे पास सबसे पहले वी कलेक्ट द सीमन फ्रॉम द मेल स्पीसी, द मेल मैमल, एंड सीमन इज बेसिकली फ्लूइड जिसमें हमारे पास स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्यों करते हैं, एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम पहले उसके अंदर जो मौजूद स्पर्म्स हैं हम ये देखते हैं वेदर द स्पर्म्स आर हेल्दी और नॉट। स्पर्म्स आर हेल्दी और मोटाइल, हम उनकी बेसिकली ओवरऑल हेल्थ या उनकी वायबिलिटी, उनकी यूटिलिटी चेक कर रहे होते हैं। नो, हम ये एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वंस वी नो दैट द स्पर्म्स आर हेल्दी, तो जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों हम फ्रीज कर रहे हैं, हम इसलिए फ्रीज कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास आफ्टर 6 to 12 आवर्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 6 to 12 आवर्स में इफ यू डू नॉट फ्रीज द स्पर्म विल नॉट सर्वाइव। हमें बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक इस स्पर्म को इस तरह से सेफ रखना है कि जब हम इसको यूज करें तो ये हेल्दी हो और हमारे पास क्या कहते हैं ये एक जाइगोट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस स्पर्म को फ्रीज करवा देंगे, ठीक है। अब इसको फ्रीज हम कैसे करते हैं, ऑब्वियसली रेफ्रिजरेट करेंगे, वी वुड रेफ्रिजरेट इट, एंड उसके बाद हम क्या कहते हैं स्टोर करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास हम पहले सीमन कलेक्ट करते हैं, उस सीमन का हम स्पर्म एनालिसिस करते हैं कि जो हमने स्पर्म्स लिए हैं उनकी हेल्थ कैसी है। अगर हेल्थ सही है तो हम उनको रेफ्रिजरेट करते हैं और उसके बाद हम क्या कहते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं। यानी एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब्स जैसे, टेस्ट ट्यूब से भी ज्यादा पतले, बिल्कुल स्ट्रॉ जैसी टेस्ट ट्यूब्स होती है इतनी पतली। उसमें हम क्या, रेफ्रिजरेट करने का मतलब उनको ठंडा करना, उनको क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना, तो ठंडा करना इज रेफ्रिजरेट करना। तो और हम ऐसे ही रैंडमली रखते हैं, हम उनको स्ट्रॉ जैसी टेस्ट ट्यूब्स में रेफ्रिजरेट करते हैं, आइस बॉक्स में रेफ्रिजरेट करता है। एंड वंस दैट्स डन तो हम उस स्पर्म का जो वो क्या कहते हैं स्ट्रॉ होता है या जो वो टेस्ट ट्यूब होती है उसको फिर हम लंबे पीरियड के लिए किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इज दिस क्लियर, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं
रेफ्रिजरेट एट टिल अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस को रेफ्रिजरेट करते हैं और उसके बाद उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको कभी भी स्पर्म को यूज करना हो, कितने ही साल बाद यूज करना हो, इसकी जो वायबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है, वो सस्टेन्ड रहती है एंड यू कैन यूज इट व्हेन एवर यू वांट टू यूज। oocyte बैंक का भी कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन ऑब्वियसली oocyte हम वया स्पर्म नहीं कलेक्ट कर रहे होते। oocyte बैंक हम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास हम इंजेक्शंस के थ्रू या कैथेटर के थ्रू वी टेक द follicles of the female mammal from the ovaries. This is done via inserting a needle or a catheter. एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उनको कल्चर मीडियम में रखते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब ये होता है एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ पे जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेसेसरी फॉर फॉर एन oocyte टू सर्वाइव वो मौजूद हो। अच्छा, यूजुअली oocyte को फ्रीज करना मुश्किल होता है, स्पर्म को फ्रीज करना आसान होता है, oocyte को फ्रीज करना मुश्किल होता है, क्योंकि यू गाइस माइट बी अवेयर कि oocyte एक बहुत बड़ा सेल होता है। एग सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज इन कंपैरिजन टू स्पर्म। स्पर्म में इतना साइटोप्लाज्म भी नहीं होता जितना हमारे पास उस साइड के अंदर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर साइज बड़ा है सेल का तो हमारे पास क्या कहते हैं, वाटर कंटेंट, साइटोप्लाज्म कंटेंट भी बड़ा होगा एंड एग्जैक्टली हमारे पास आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। सो इसी वजह से उस साइड को क्या कहते हैं, फ्रीज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट आइस क्रिस्टल्स अक्सर फॉर्म हो जाती हैं। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हाउ टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड हाउ टू सक्सेसफुली स्टोर एग्स। बट कंपैरेटिवली स्पर्म्स को स्टोर करना, रेफ्रिजरेट करना आसान होता है, फ्रीज करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू oocyte। oocyte के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफर ये करते हैं कि oocyte को हम तभी एक्सट्रैक्ट करें जब हमें उसको स्पर्म के साथ फ्यूज करना हो, ठीक है। तो हमारे पास फॉलिकल्स में oocyte होते हैं, हमारे पास फॉलिकल्स बेसिकली डेवलप इनटू oocytes ना। हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो बेसिकली आप उनको जब सही न्यूट्रिशन देते हो, सही हॉर्मोन्स देते हो, सो दैट डेवलप्स इनटू एन oocyte, इनटू एन ओवा। दैट्स वाई हम बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ निकाल लेते हैं, उनमें से जो भी एक हेल्दी एग बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, फिर यूज कर लेते हैं किससे भला, फ्यूजन के लिए यूज कर लेते हैं विद स्पर्म। आर यू ऑल विद मी, एनी क्वेश्चंस? ओके, स्पर्म किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है और एग किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये समझ आ गया होगा सबको, वेरी गुड। अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है, नॉर्मल इंसेमिनेशन ये होती है कि आपका जो मेल स्पीसी है उसका जब सीमन एंटर करता है इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल मैमल, और वो क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बुलाते हैं, ठीक है। व्हेन द सीमन ऑफ अ मेल एंटर्स इनटू द फीमेल मैमल, ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। नेचुरली हमारे पास ड्यूरिंग मेटिंग दैट हैपेंस नेचुरली, हमारा सीमन नेचुरली फ्रॉम द मेल स्पीसी एंटर्स इनटू द फीमेल स्पीसी। हाउएवर अगर हम नेचुरली नहीं क्या कहते हैं, ये नेचुरली नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली हो रहा है। आर्टिफिशियली कैसे हो रहा है कि हमारे पास हमने जो सीमन लिया था ना, हमने जो क्या कहते हैं एक मेल स्पीसी से सीमन लिया था और उसको हमने स्ट्रॉज में डाला था और उसको हमने फ्रीज किया था। हम उसमें से एक क्या कहते हैं सैंपल लेंगे, हम उसमें से एक स्ट्रॉ निकालेंगे। हमने बहुत सारे स्ट्रॉज बना लिए थे, फ्रीज कर लिया था लिक्विड नाइट्रोजन के डब्बे में। अब हमें क्या कहते हैं, वी वांट टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन, सो वी टेक आउट अ स्ट्रॉ फ्रॉम दैट नाइट्रोजन का डब्बा एंड ऑब्वियसली वो फ्रोजन फॉर्म है। हम उसको पहले थॉ करेंगे, हम फ्रोजन फॉर्म में सीमन को नहीं एंटर करवाएंगे इन द फीमेल स्पीसी, हम उसको पहले थॉ करेंगे, उसको हम कूल डाउन होने देंगे, सॉरी मेल्ट होने देंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब अब हम कैसे वार्म करेंगे उसे, हम जाहिर है वार्म वाटर में उसको क्या कहते हैं, इट्स लाइक दिस। ये हमारे पास वो था स्ट्रॉ जिसके अंदर क्या है, हमारा फ्रोजन सीमन। So this has our फ्रोजन सीमन और इसको हम
रख देंगे किसमें भला, वार्म वाटर में। सो दिस इज बेसिकली वार्म वाटर। एंड हमारे पास जब ये थॉ हो जाएगा, सो व्हाट वी डू इज हम इस सीमन को इंसर्ट करेंगे इनसाइड द फीमेल बॉडी। उसके क्या कहते हैं, जो सर्विक्स होगा, उस सर्विक्स में हम क्या कहते हैं, उसको इंसर्ट करेंगे वया अ कैथेटर। अब कैथेटर क्या होता है, इफ यू एवर बिन इन अ हॉस्पिटल, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं आफ्टर सर्जरी, उनकी बॉडी के साथ एक यूरिनरी वो यूरिन कलेक्शन बैग लगा हुआ होता है। वो नेचुरली उठ के वॉशरूम नहीं जा सकते, तो उनका जो क्या कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उससे हम एक कैथेटर कनेक्ट कर देते हैं। इट्स लाइक अ ट्यूब विच, जिसका क्या कहते हैं पॉइंटेड एज होता है, जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट। और वो बेसिकली इंटरनली एक्सपोज हो गई आपके यूरिनरी सिस्टम से। एंड उसके थ्रू आप या तो कोई चीज अगर ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं, इन द केस ऑफ यूरिन कलेक्शन हम अंदर से बाहर एक चीज ड्रॉ करवा रहे होते हैं, अंदर से बाहर यूरिन आ रहा होता है और वो बैग में कलेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर इट्स दी ऑपोजिट। हम कैथेटर के थ्रू, कैथेटर को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ अपनी बुरी आर्ट स्किल्स के थ्रू। लेट्स से दिस इज लाइक अ ट्यूब, ठीक है, और इस ट्यूब का कोई ऐसा, मेरी आर्ट स्किल्स यहाँ पे जवाब देना शुरू कर जाएंगी। but let's say ये एक pointed edge है उसका. So this is like a catheter, and this catheter is inserted in the cervix of the female mammal. और फिर cervix के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके यूट्रस पे चला जाएगा, और यूट्रस से हमारे पास it would go into the fallopian tube. Fallopian tube is where the egg is present every month waiting to get fertilized. ये मेथडोलॉजी कैरी आउट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल साइकिल है, उसको मॉनिटर करें। एंड दिस फीमेल, जब हम इसमें क्या कहते हैं सीमन इंसर्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियली, उस वक्त इसने ओव्यूलेट किया हुआ हो, उसका जो एग है वो उसके फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हो, बिकॉज एग स्टेज इन द फेलोपियन फॉर 2 days। और विद इन 2 days अगर स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज नहीं करता, तो फिर हमारे पास एग अगले मंथ रिलीज होता है, अगले मंथ ओव्यूलेट होता है। So we need to ensure that when we are carrying out artificial insemination, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स में ओव्यूलेशन हुई भी हो उस टाइम पर। इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लियर? एनी क्वेश्चंस? या इट हैज टू बी रियली प्रिसाइज एंड रियली एक्यूरेट? ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास फ्रोजन, अच्छा यूट्रस के बाद रिपीट कर देती हूँ। ओ लेवल से मेंस्ट्रुअल साइकिल याद है, हमारे पास क्या कहते हैं, एक फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज के बाद हमारे पास 2 दिन की पीक आती है, जिसमें हमारी जो ओवरीज हैं वो रिलीज करती हैं आपका एग। और वो एग आपके फेलोपियन ट्यूब्स में रहता है फॉर 2 days। मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ऑल्दो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और ये ओवरीज हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द यूट्रस, दिस इज योर यूट्रस, दीज आर योर फेलोपियन ट्यूब्स। ये आपका एक ओवरी है, ये दूसरा ओवरी है। हमारे पास ओवरी से oocyte रिलीज होता है, सॉरी ओ एग रिलीज होता है ऑन बिटवीन डे 12 to 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एंड इट ओनली स्टेज इन द फेलोपियन ट्यूब्स फॉर 2 days वेटिंग टू गेट फर्टिलाइज्ड। अगर तो इन 2 दिन की ब्रैकेट में कोई स्पर्म आके इस ओवम को फ्यूज करके फर्टिलाइज ना करे, तो फिर हमारे पास दिस ओवम विल बी डिस्कार्डेड, और हमारे पास क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट मंथ ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। सो हमारे पास हमें उस टाइम पर स्पर्म इंट्रोड्यूस करना है जिस टाइम पर वी आर श्योर दैट द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैज ओव्यूलेटेड और इज क्लोज टू ओव्यूलेशन, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का टाइम फ्रेम होता है फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। इज दिस नाउ क्लियर?
इफ नॉट आई वुड सजेस्ट यू गो एंड रिवाइज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल वंस। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल याद होगी तो ये चीज समझ आ जाएगी, या मेंस्ट्रुअल साइकिल की अंडरस्टैंडिंग होगी। आई विल शेयर अ वीडियो ऑन द ग्रुप, कोई ऐसी जो कि प्रिसाइजली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिकैप कर दे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जब फिलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट हो तभी हम इंसेमिनेशन कैरी आउट करवाएं। ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, इज दिस प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्लियर? नेचुरली सीमन एंटर नहीं करा फीमेल की बॉडी में, आर्टिफिशियली सीमन एंटर करवा रहे हैं हम थ्रू अ कैथेटर। एनी पर्सन हु हैज एनी क्वेश्चंस? ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सरोगेसी और एम्ब्रियो ट्रांसफर पे। ओके, नाउ एज आई मेंशन्ड अर्लियर, हमारे पास जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो बहुत वल्नरेबल होती हैं, उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत थ्रेटेंड होता है। इन दैट केस हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमारे पास इंडेंजर्ड फीमेल मैमल है वो एम्ब्रियो को कैरी नहीं कर सकती, वो एक बेबी को सक्सेसफुली कैरी नहीं कर सकती। यस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द fallopian ट्यूब। So surrogacy हम कब करवाते हैं? When we know that the female animal is at a risk of carrying a successful pregnancy. When we know that this female would either have a health risk ऑन हर ओन लाइफ, यानी कि अगर हमने इसकी प्रेगनेंसी कैरी आउट करवाई तो ये खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और हमारा क्या मकसद है? हम तो चाहते हैं कि हमारे पास नंबर्स इंक्रीज हो। नंबर्स इंक्रीज होने के बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमल है, अगर वही इस चक्कर में क्या कहते हैं पास अवे कर जाएगा, तो नंबर इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि रिड्यूस हो जाएंगे। So if we know that a female mammal is not healthy enough to carry out a successful pregnancy, it puts the female mammal at a risk or it has chances of miscarriages. तो हम क्या करते हैं? हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं, यानी कि वील गेट दैट मैमल प्रेग्नेंट। वी विल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू हम क्या कहते हैं प्रेगनेंसी करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोज डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी एम्ब्रियोज आर देयर आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूटरस of the female mammal, who is obviously the endangered species, and transferred to surrogate female mammals to bring the pregnancy टू फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब कि हमारे पास कंप्लीट 9 मंथ्स, या हर मैमल की डिफरेंट साइकिल होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ मंथ्स फॉर फॉर प्रेगनेंसी होता है। फुल टर्म का मतलब है कि जितना भी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है, जेस्टेशन की ड्यूरेशन है, जेस्टेशन इज बेसिकली द मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। जेस्टेशन की जो ड्यूरेशन है अगर वो कंप्लीट हो रही है तो हमारे पास दैट प्रेगनेंसी, दैट मैमल हैज कम टू फुल टर्म। नाउ हमारे पास एक इंडेंजर्ड फीमेल मैमल है जो कि क्या कहते हैं वल्नरेबल है, उसके हेल्थ कंसर्न्स हैं, उसका सर्वाइवल इज एट रिस्क। वी डू नॉट वांट दैट मैमल डाइज ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी और सफर्स अ मिसकैरेज, एंड दैट मिसकैरेज आल्सो प्रूव्स टू बी लीथल फॉर द फीमेल। अ लॉट ऑफ टाइम्स मिसकैरेजेस फिजिकली डैमेज अ वुमन्स बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर मिसकैरेज के बाद यू हैव अ चांस टू हैव अनदर प्रेगनेंसी। अ लॉट ऑफ टाइम्स मिसकैरेजेस कैन बी सो बैड दैट योर बॉडी कैन नेवर हैव अनदर प्रेगनेंसी अगेन। सो इन दोनों चीजों को केटर करने के लिए कि ऐसा मिसकैरेज ना हो कि फिर वो फीमेल कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए, या उस फीमेल का ही हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए इन कैरिंग आउट दैट प्रेगनेंसी, इन दोनों कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए वी मूव टूवर्ड सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि one female gets pregnant, but her embryo, her child is implanted in another female, and that female is known as the surrogate parent. So we have an original mother and we have a surrogate mother. Original mother is the mother whose egg is involved in the embryo, जिसके egg से embryo बना था, वो original mother होगी। But that original mother cannot carry out a successful pregnancy, तो हम उसका एम्ब्रियो, उसका चाइल्ड उसके वूम्ब से, उसके यूट्रस से निकालते हैं, एंड वी इम्प्लांट दैट एम्ब्रियो इन अनदर फीमेल मैमल। अच्छा, अब वो जरूरी नहीं है कि वो इसी स्पीसी के फीमेल मैमल हो, फीमेल मैमल हो।
बिकॉज ये तो स्पीसी एंडेंजर्ड है और इस स्पीसी को ही सबसे ज्यादा सर्वाइवल का खतरा है। तो इस स्पीसी से क्लोजेस्ट जो स्पीसी होगी, इस स्पीसी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिमिलर जिस स्पीसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ऐसी स्पीसी जो इस स्पीसी के एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर सकती है, इम्प्लांट कर सकती है और फुल टर्म तक ला सकती है, उस फीमेल स्पीसी के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। अगर इस पूरी स्पीसीज की फीमेल मैमल्स प्रेगनेंसी कैरी आउट नहीं कर सकती, इन दैट केस हमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसी के फीमेल मैमल में एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन करवाते हैं और सरोगेसी कैरी आउट करवाते हैं। इज दिस क्लियर? If all the female mammals of a particular species are at risk, then a closely related female mammal from another species is used as a surrogate mother. Clear हो गया? Any questions? अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, विट्रो का क्या मतलब होता है? विट्रो मीन्स ग्लास। तो जब ग्लास टेस्ट ट्यूब में या ग्लास ट्यूब में आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ द एग विद द स्पर्म टू फॉर्म द जाइगोट। दिस इज बेसिकली फर्टिलाइजेशन। ये नॉर्मली कहाँ पर हो रही होती है? ये यूट्रस में हो रही हो, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब्स में हो रही होती है। नॉर्मली द फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन, उसको आई थिंक सो इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यूजुअली द फर्टिलाइजेशन इज इन यूट्रो, बट जब नेचुरल मैकेनिज्म के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि लेबोरेटरी में एक ग्लास ट्यूब में या एक ग्लास की क्या कहते हैं, जो आपकी ये होती है क्रूसिबल जो होता है, उसमें अगर आप क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो एग एंड स्पर्म की और जाइगोट बनवा रहे हो, दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब उसके लिए ऑब्वियसली अगर हमें, लेट्स से ये हमारी ट्यूब है और इसमें हमने फर्टिलाइजेशन करवानी है, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए। एक हमारे पास एग होना चाहिए, एक हमारे पास स्पर्म होना चाहिए। इन दोनों को हम अलाउ करेंगे इन द ट्यूब टू मिक्स टुगेदर, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्पर्म होने चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एग होना चाहिए। कल हमने ब्रीफली बात की थी किस तरह से हम स्पर्म्स को और एग को अच्छी क्या कहते हैं अक्वायर करते हैं, किस तरह से उनको रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेल मैमल एंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल मैमल। तो दैट्स प्रीटी सिमिलर। स्पर्म रिट्रीवल के लिए, फॉर एक्सेसिंग और एक्वायरिंग द स्पर्म, हम बेसिकली वी टेक द सीमन, या फिर अगर हमारे पास स्पर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पर्म बैंक में, तो हम स्पर्म बैंक से एक कहते हैं ग्लास स्ट्रॉ जिसपे हमारे पास स्पर्म मौजूद है वो ले लेंगे। वी ईदर टेक द सीमन फ्रॉम द मेल मैमल via ejaculation, or we shall use the sperm फ्रॉम द स्पर्म बैंक। कि हमारे पास वही फ्रोजन स्पर्म्स होंगे जिनको हम पहले थॉ करेंगे, बिकॉज दे वुड बी एट -196 डिग्री सेल्सियस। तो उनको हम थॉ करेंगे, वार्म करेंगे, उसके बाद हम उनको यूज करेंगे। तो स्पर्म को हम इस तरह से रिट्रीव करते हैं। अच्छा, ओवरीज ओवेरियन स्टिमुलेशन पहले हम करते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन हम पहले क्यों करते हैं? अब हम फीमेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फीमेल ऑर्गेनिज्म के ना कुछ दो तरह के स्टेप्स होता है। उनकी क्या कहते हैं, ओवरी से जो उनके अंदर एग प्रेजेंट होगा वो एक्सेस करना या उसको रिट्रीव करना इतना आसान नहीं होता। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक तो एग्स को स्टोर करना, फ्रीज करना आसान नहीं होता, और उनका जो रिट्रीवल है, उनका जो क्या कहते हैं अक्वायरिंग मेथोडोलॉजी है, वो भी आसान नहीं होती। इट्स इजियर टू freeze the sperms and it is easier to access the sperms because ejaculation and semen collection is relatively easy, because every day at an average 30,000 sperms are being made in the male mammals. However, हमारे पास for the women, for the female mammals, हमारे पास जो egg है
that is released from the ovaries at day 14 of the menstrual cycle. Again, ये approximate value होती है, not the most accurate value. Not every female organism has the same menstrual cycle, plus minus 28 days की cycle हो, ये जरूरी नहीं होता. But approximately at an average, day 14 पर ovulation होती है. Ovulation is simply the release of the egg from the ovaries. सही है? Now, हमारे पास we need to be very precise, we need to be very accurate when we are retrieving or when we are acquiring the egg. उसके लिए हम पहले preparation पहले से ही start कर देते हैं. So, हमारे पास होता क्या है? That again, if you guys are not familiar with the menstrual cycle, I would suggest that go revise the menstrual cycle. You guys must have studied it in your O levels. और अगर नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन उसको लेके, you guys can send the questions on the group and I shall ask. ओह अच्छा, बल्कि अच्छा, लेट्स वेट, ऐसा करते हैं, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ा देती हूँ, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट दैट हार्ड. हमारे पास क्या कहते हैं, ये टाइम है, ठीक है. दिस इज डे जीरो. डे जीरो इज बेसिकली द डे ऑफ ब्लीडिंग. द ब्लीडिंग स्टार्ट्स एट द फर्स्ट डे. That is considered the starting point of the menstrual cycle. And till the first 4 days or 5 days, again, the values of the days are not fixed. Yeah, you guys have done it in O levels. It's just a quick revision. अगर फिर भी समझना है, you guys can stay back and मैं इसको डिटेल में समझा दूंगी, बट मैं जल्दी से कोई ओवरव्यू दे रही हूँ. This is when this is known as the menstruation period, when the female organism is bleeding. ठीक है, the first 5 days or the first 4 days, यहाँ पर आपकी bleeding stop हो जाती है. So the bleeding stops, and from the 5th day till the 14th day आपके क्या कहते हैं, follicular phase start होता है. This is known as the follicular phase. During the follicular phase क्या होता है? During the follicular phase आपका जो pituitary gland है, your pituitary gland releases FSH. FSH क्या होता है? Follicle stimulating hormone. आपके ovaries में बहुत ज्यादा follicles होती हैं. उन follicles में से हर every month one follicle would turn into a mature egg. ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली आपके एक इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर एग में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको प्रिपेयर कर रहा होता है. उसके पूरी स्टेजेस होते हैं. अगेन यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल ऑफ दैट. सो द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस एफएसएच, एंड आपके जो ओवरीज हैं, ओवरीज रिलीज अ हार्मोन नोन एज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है? इट प्रिपेयर्स योर यूट्रस बाय इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो एंड न्यूट्रिशन टुवर्ड्स इट. So it prepares the uterus for pregnancy, ताकि if pregnancy or fertilization occurs, आपका जो uterus है उसके पास excess blood supply हो, उसके पास ये कहते हैं excess nutrients हो to provide nutrition and gases to the blood. ठीक है, फिर हमारे पास on the 14th day होती है ovulation. Now ovulation is a very critical process, sorry, a very critical event. Ovulation में हमारे पास क्या कहते हैं, egg is released from the ovary into the oviduct. Oviduct को हम fallopian tube भी बुलाते हैं. Same thing, synonymous terms. ठीक है, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? ओवुलेशन के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो आपका पिट्यूटरी ही रिलीज करता है, उसको हम बुलाते हैं LH, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो जब हमारे पास ओवुलेशन होती है उसके लिए हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस LH. अगेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ ए लेवल्स. ये सिर्फ मैं रिवीजन दे रही हूँ ताकि अभी IVF समझ आ जाए, और अगर कल नहीं समझ आया था oocyte retrieval आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए तो वो भी क्लियर हो जाए. नाउ आपके पास जो एग है वो ओविडक्ट में या फिलोपियन ट्यूब में खाली 2 दिन के लिए रहता है. 48 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है ऑफ द एग टू स्टे इन द ओविडक्ट. सो 14 to 16 days is the bracket for fertilization. अगर इन 2 दिन में
कोई स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज नहीं करता, इस एग के साथ फ्यूज नहीं होता, तो हमारे पास जाइगोट फॉर्म नहीं होगा। और अगर जाइगोट फॉर्म नहीं होगा तो द अनफर्टिलाइज्ड एग वुड एंटर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस के थ्रू आगे कहते हैं वो फिर आफ्टर वी रीच 28 days, तो हमारे पास the excess the excess blood vessels, the excess tissue that was built up or that was formed in the uterus for a successful pregnancy, वो सब कुछ in the next period cycle, menstruation के थ्रू वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर 16 to 28 days हमारा स्टार्ट होता है कौन सा फेज, इसको हम बुलाते हैं द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में जो कुछ हो रहा होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ इट ना। हमारे पास फर्टिलाइजेशन के लिए खाली ये 2 दिन होता है, ये 48 आवर्स हो सकता है। इन 48 आवर्स में अगर स्पर्म ने फ्यूज कर दिया एग को तो जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। दिस इज वाई वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइज व्हेन वी आर कैरिंग आउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और व्हेन वी आर कैरिंग आउट आईवीएफ। क्लियर हो गया है, रिविजन से समझ आ गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की सिग्निफिकेंस एंड व्हाई वी शुड बी पर्टिकुलर अबाउट द डेट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट और व्हेन वी आर डीलिंग द फीमेल ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, फॉर आईवीएफ हमें क्या करना होता है, हम करते हैं सबसे पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए हम एक हार्मोन सिमिलर टू एफएसएच दे रहे होते हैं। सो वी प्रोवाइड hormones to the female organism which are similar to FSH. FSH का क्या काम होता था, immature follicles को, okay, I'll write this, not A level content, just this part. Okay. So it provide hormones to the female organism which are similar to FSH, जिससे क्या होगा हमारे पास जो immature follicles हैं they would receive that hormone and they would start developing into mature eggs. अच्छा, usually normal circumstances में every month only one follicle matures to form an egg. Now IVF again is a chance event and IVF is very painful and IVF like it requires procedures and everything. तो हम खाली एक egg जो है, follicle word confuses you. अच्छा देखो, every female organism is born with all the possible eggs that she would release throughout her lifetime. ठीक है, बट ऑब्वियसली हमारे पास वो जो सारे एग्स होते हैं वो मेच्योर नहीं होते हैं, तो जो इमेच्योर फॉर्म ऑफ द एग होती है उसको फॉलिकल्स बुलाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सारे एग्स के कहते हैं मेच्योर फॉर्म में होते तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ। यूजुअली फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्स इन लेटर, जब आपको कहते हैं जब आपका ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एज को हिट करता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। उसकी वजह ये है कि उससे पहले जो एग्स थे दे वर नॉट क्या कहते हैं मेच्योर। तो जो इमेच्योर फॉर्म ऑफ एन एग होती है ना उसको फॉलिकल बुलाते हैं। फॉलिकल को क्या कहते हैं, हमें हार्मोन देना पड़ता है, नेचुरली वो एफएसएच होता है। जब हम आर्टिफिशियली क्या कहते हैं कैरी आउट कर रहे होते हैं, सो द हार्मोन्स दैट वी प्रोवाइड टू द फीमेल ऑर्गेनिज्म दे हैव एन एक्शन सिमिलर टू एफएसएच। तो वो जो इमेच्योर फॉलिकल होता है वो मेच्योर होके एक एग बनता है। दैट पर्टिकुलर एग इज in the shape, form, and function that it can be fertilized with a sperm and form a zygote. Is this now clear, Amar? फॉलिकल को बस ऐसे समझ लो, इट्स एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ एग, ठीक है। और एग जो हम कहते हैं, ओवम जो हम बुला रहे होते हैं, दैट इज द मेच्योर एग व्हिच कैन बी फर्टिलाइज्ड. So we provide hormones to the female organism which are similar to FSH. हाँ, so what I was saying initially was that हमारे पास हम naturally क्या होता है, खाली एक egg हर महीने रिलीज हो रहा होता है ready to get fertilized. Now IVF हम लेबोरेटरी में कैरी आउट कर रहे होता है, तो अगर हम एक एग को क्या कहते हैं रिट्रीव करेंगे, एक एग को अक्वायर करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि उस एग से हम एक सक्सेसफुल एम्ब्रियो बना सकें? We are not sure that if one egg would give us a successful zygote, a successful embryo. So what we do is we
रिट्रीव मल्टीपल एग्स, और इसी वजह से हम एफएसएच नहीं दे रहे होते, वी गिव अ हार्मोन दैट इज सिमिलर टू एफएसएच, बिकॉज एफएसएच से यूजुअली क्या कहते हैं, एक ही फॉलिकल मेच्योर होके क्या कहते हैं मेच्योर एग बनता है। वी नीड मल्टीपल एग्स, क्योंकि अगेन हम ये लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं, चांस इवेंट है, बार बार हम अपने फीमेल ऑर्गेनिज्म को ओवेरियन स्टिमुलेशन नहीं देते, बार बार हम उससे एग्स रिट्रीव नहीं करते, बिकॉज इसके एग्स भी हम थ्रू अ कैथेटर, जो वो नीडल लाइक ट्यूब होती है जो इंसर्ट होती है फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड गोज ऑल द वे अप टू द ओवरीज, उसके थ्रू रिट्रीव कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, एब्सोल्युटली पेनफुल प्रोसेस, सो वी डू नॉट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो हमारे पास इसीलिए हम एक ही दफा मल्टीपल एग्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीपल एग्स अक्वायर कर लेते हैं। ओके, सो that hormone basically stimulates, I was basically saying कि हमारे पास आईवीएफ में, हाँ कैथेटर का मैं ये बता रही थी कि हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म में, दैट गोज ऑल द वे इनटू योर ओवरीज, और ओवरीज से फिर हम क्या कहते हैं एग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, this is obviously a painful process for the female organism, and it is also time consuming for the साइंटिस्ट who's carrying out this, right? तो हम एक ही दफा हमें बहुत सारे ओवरीज चाहिए होते हैं, बहुत सारे से मतलब ये कि 5 to 6 एग्स हमें चाहिए होता है। नॉर्मली एक फॉलिकल मेच्योर करता है इनटू एन एग। जब हम आईवीएफ कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली, क्या तो बचा, इतना भी पेन करके हम ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई रिलीवर दे रहे होते हैं, ऐसा नेचुरली करेंगे तो चीखें निकल जाएंगी, बट उसके बावजूद भी इट्स एन इन्वेसिव प्रोसेस, इन्वेसिव प्रोसेसेस आर नॉट वेरी इनकरेज्ड, ठीक है। सो इन्वेसिव प्रोसेस एक ही दफा आप कर लो, बार बार करने की जरूरत ना पड़े, तो एक ही दफा में हम 4-5 एग्स जो हैं वो रिट्रीव कर लेते हैं फीमेल ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, इसको कुछ जगहों पे शायद आपको सुपर ओव्यूलेशन का लफ्ज पढ़ाई दिखाई दे। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब यह है कि एक एग ओव्यूलेट नहीं हो रहा, मोर देन वन एग इज ओव्यूलेटेड, दैट इज ओन सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल फॉलिकल्स, हाँ जब हम ये प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा एग एट अ गिवन टाइम ओव्यूलेट करें। अच्छा जी, यस अमर, Yes, can you hear me? यस आई कैन। मिस, हम ज्यादा एग्स बनाते हैं लाइक आफ्टर गिविंग द हार्मोन, तो हम्म, वो मल्टीपल, तो हम वो एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं ओवरी से। यस, हम मल्टीपल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर एग में कन्वर्ट होंगे जब उनको हार्मोन मिलेगा। हार्मोन चाहिए होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि वो इमेच्योर से मेच्योर फॉर्म में चला जाए, ठीक है। तो इमेच्योर एग ऐसे ही बैठे बैठे मेच्योर नहीं होता, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, उसके लिए हार्मोन चाहिए होता है, सही है। तो हम एक फॉलिकल से हम एक एग नहीं बनाना चाहते हैं, मल्टीपल फॉलिकल से मल्टीपल एग्स बनाना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम सुपर ओव्यूलेशन भी बुलाता है। फिर हम जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमें ऑब्वियसली एग्स एक्सट्रैक्ट भी करना है, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं oocyte रिट्रीवल। oocyte रिट्रीवल में क्या होता है, oocyte रिट्रीवल का मतलब ये है कि हम रिट्रीव कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं एग्स को फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हमें पहले उस एग को, जितने भी एग्स हमने स्टिमुलेट करवा के बनाए हैं फॉलिकल से, उनको हमें ओव्यूलेट करवाना होगा। अब नेचुरली हमारे पास जो हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, बट इन द केस ऑफ आईवीएफ हम क्या कहते हैं, दूसरा हार्मोन दे रहे होते हैं जिसको हम एचसीजी बुलाते हैं। सॉरी, एचसीजी इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। मुझे कभी भी इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, मैंने क्लास से पहले लिख के अपने पास रखी थी, बिकॉज
I just cannot remember this. And I'm studying this all the way from A2. I study this in my university SEM this year, studying lifespan psychology. बट मुझसे अभी तक ये नाम की स्पेलिंग याद नहीं होती. मतलब इसका रोल एवरीथिंग मुझे याद है, बट आई जस्ट कैन नॉट फॉर द लाइफ ऑफ मी गेट द स्पेलिंग राइट. बट इट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है. शॉर्ट में इसको हम एचसीजी बुलाते हैं. एचसीजी का क्या काम होता है? एचसीजी का वही काम होता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है. एचसीजी हैज a similar effect as LH, which is basically to ensure कि हमारे पास जो immature eggs हैं वो ओव्यूलेट हो जाए. um not necessarily. यूजुअली वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट दी भी होती है एचसीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की, तो आप देख कर लिख सकते हो अगर उसमें हो. लेकिन अगर याद ना आ रहा हो, इन द केस के एग्जाम में याद ना आ रहा हो, जस्ट राइट एचसीजी. योर एग्जामिनर वुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज एचसीजी एक बहुत स्पेसिफिक हार्मोन होता है. एवरीबॉडी नो अबाउट इट. योर एग्जामिनर वुड 110% नो ऑफ इट. सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस नेम, no worries, you can just write HCG hormone is given, which has a similar effect as LH. I'm pretty sure आप HCG लिख सकते हो. HCG लिख दोगे, you will get your marks. मुझे भी HCG याद रहता है ना. ओवुलेशन हो गई. अब हमने ओवुलेशन करवा दिया. अच्छा, ये HCG कैसे देते हैं? ऑब्वियसली हम ये देते हैं थ्रू एन इंजेक्शन. दिस इज गिवन थ्रू एन इंजेक्शन. हम हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं. अब ऑब्वियसली फॉरेन से इंजेक्शन देने के बाद वो हार्मोन असर नहीं करता. वी लेट इट बी फॉर 24 to 42 hours. So we wait for approximately 42 hours after the injection is given. ठीक है. ताकि जो भी HCG को ओवुलेशन कैरी ऑन करवानी है उसके पास एम्पल टाइम हो HCG के इफेक्ट कैरी आउट होने के लिए. सो वी वेट फॉर अप्रोक्सीमेटली 42 आवर्स. तो 2 दिन बाद फिर हम क्या कहते हैं, oocyte को रिट्रीव कर सकती हैं. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, a needle which is directed by a catheter. तो नीडल हम कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करते हैं. सो अ नीडल इज यूज्ड to remove oocytes directly from the female reproductive tract. फिर हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू oocytes हमारे पास आ जाएंगे. इट्स अ वेरी इन्वेसिव प्रोसेस. एंड अच्छा, द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग इट्स पेनफुल, व्हाई आईवीएफ इज पेनफुल, हमारे पास जो ये हार्मोन्स भी हम ले रहे होते हैं ये इंजेक्शंस के थ्रू ले रहे होते हैं. और ये इंजेक्शंस जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाती ना, ये इंजेक्शंस आपको हर रोज लेने होता है. सो आई थिंक सो फॉर अबाउट कितनी देर का आपका फॉलिकुलर स्टेज होता है, 5 to 14 days और ऑलमोस्ट 10 days. आप 10 days तक रोजाना ये जो क्या कहते हैं हार्मोन का इंजेक्शन होता है वो ले रहे हो. तो yes, I was traumatized when I first studied IVF. I was like, oh my god, this is painful to another level. So you need to take injections of this hormone for all the 10 days. And after the 10 days, फिर आपको क्या कहते हैं HCG भी इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट होगा. तो सोचो आप 10-11 दिन तक फीमेल ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इंजेक्शन लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो. एंड ऑल्दो आप oocyte रिट्रीवल के टाइम पर हम हार्मोन लेवल्स क्या कहते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं. सो हम हार्मोन लेवल्स के थ्रू हर दिन मॉनिटर कर रहे होते हैं. आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि क्या कहते हैं आपका कौन सा स्टेज चल रहा है या आपका एग रिलीज होने वाला है कि नहीं होने वाला. ओवुलेशन से पहले आई थिंक सो जो ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं दे आर वेरी प्रिसाइज. आई थिंक सो दे आर एट देयर हाईएस्ट. लेट मी कंफर्म. या एग्जैक्टली. आपके जो ओवुलेशन लेवल्स, ओवुलेशन से जस्ट पहले या ओवुलेशन के अराउंड आपकी ईस्ट्रोजन लेवल्स आर एट देयर हाईएस्ट. तो हम रोजाना ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं हार्मोन उसके थ्रू हमें पता चल जाता है व्हेन इज ओवुलेशन गोना हैपन. रोल ऑफ दीज हार्मोन्स नहीं समझ आ रही है. रोल ऑफ दीज हार्मोन्स आप लोग बहुत डिटेल में ओ लेवल्स में करते हो. अगर मैं ओ लेवल्स वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने लग गई ना, तो 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी. सो फॉर दैट आई वुड से मुझे याद दिला देना आज की क्लास के बाद रात के टाइम पे कि मैं
मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक इन डेप्थ वीडियो फ्रॉम ओ लेवल्स भेज दूं, सो दैट इन सारे हॉर्मोन्स का अगर रोल किसी को क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? बिकॉज 4 हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। या उस ग्राफ से बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। आई ऑल्सो शेयर द ग्राफ एंड अ वीडियो जिसमें वो सब एक्सप्लेन हो। और हमारा अगर इसके बाद भी समझ ना आए, जस्ट मैसेज मी, आई सेंड यू अ वीएम एक्सप्लेनिंग दैट, ठीक है? अच्छा जी, अब हमारे पास हमने जो वो है, ओके, नहीं अच्छा, जिसको नहीं याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई विल शेयर दैट ऑन द ग्रुप। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हो ग्रुप पे ही सब उसके हवाले से पूछ लेना, ताकि सबको उसका आंसर मिल जाए। बिकॉज अगेन मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही बिकॉज वो ए लेवल्स का पार्ट नहीं है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास टू अंडरस्टैंड आईवीएफ एंड राइट एन आंसर ऑन दैट। फिर वंस यू रिट्रीव दीज एग्स फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म, हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन अगेन इन विट्रो होती है। इन विट्रो का मतलब ग्लास ट्यूब में हो रही होती है। उस साइड हमने ले लिया है हमारे फीमेल ऑर्गेनिज्म से, स्पर्म हमने ले लिया है हमारे मेल ऑर्गेनिज्म से। व्हाट वी वुड डू इज, एक स्पेशल ग्रोथ मीडियम में, स्पेशल ग्रोथ मीडियम में जिसमें हमारे पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हो फॉर द एग एंड फॉर द स्पर्म सेल, लेफ्ट फॉर 2 days। अब हम इनको क्यों इस ग्रोथ मीडियम में क्या कहते हैं 2 days या 48 hours के लिए छोड़ें, ताकि हमारे पास इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारा जाइगोट जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होना शुरू हो जाता है। माइटोसिस के थ्रू उसको हम डिवाइड होने देंगे, होने देंगे, होने देंगे। फिर हमारे पास, हम वेट करेंगे जब तक एम्ब्रियो ना बन जाए। एम्ब्रियो यूजुअली बन जाता है अराउंड, क्या कहते हैं, 16 days तक आपका एम्ब्रियो बन जाता है। 16 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो बन जाता है। हाँ, आपका टर्मिनल पीरियड इज द फर्स्ट 2 weeks, तो थर्ड वीक्स ऑनवर्ड यू हैव योर एम्ब्रियो रेडी। सो वंस आपका एम्ब्रियो बन गया, इस एम्ब्रियो को हम करते हैं ट्रांसफर। अगर तो वही फीमेल हैज टू बियर द चाइल्ड, दैट फीमेल हैज टू कैरी ऑन द प्रेगनेंसी, तो हो जो एम्ब्रियो हमने बनाया होता है ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, उसको हम उसी मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देता है, ठीक है? और अगर सरोगेसी हो रही होती है तो हम उस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट करता है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर द एम्ब्रियो इन द यूट्रस ऑफ द मदर और द सरोगेट मदर। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल एग्स दिए थे, मल्टीपल स्पर्म्स दिए थे, हम मल्टीपल जाइगोट्स और मल्टीपल एम्ब्रियोज बना रहे होते हैं। इम्प्लांटेशन या सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज वेरी लो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने एम्ब्रियो इंसर्ट कर दिया है मदर के अंदर तो वो इम्प्लांट भी होगा। जैसे हमेशा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, अगेन हम एम्ब्रियो को इंसर्ट कर रहे हैं यूट्रस में, अगेन इट्स एन इन्वेसिव प्रोसेस। तो हम नहीं चाहते कि हमने जो एम्ब्रियो इम्प्लांट किया है, और हमने सॉरी एम्ब्रियो जो इंसर्ट किया है, एक ही एम्ब्रियो हमने इंसर्ट किया है, तो वी डोंट नो इफ दैट एम्ब्रियो वुड गेट इम्प्लांटेड और नॉट। तो हमारे पास पूरा जो हमने इतना लंबा प्रोसेस किया था, इतना प्रिसाइज प्रोसेस किया था, वो हमारा पूरा वेस्ट में चला जाएगा। एंड अगेन इट वुड बी साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली स्ट्रेसफुल फॉर द मदर। तो हम कभी भी एक एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं करते, हम मल्टीपल एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर देते हैं, 3-4 एम्ब्रियोज इम्प्लांट कर देते हैं कि कोई एक तो इम्प्लांट हो ही जाएगा। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? व्हाट इफ ऑल द एम्ब्रियोज गेट इम्प्लांटेड? सो अ लॉट ऑफ टाइम्स द कपल वांट्स वन चाइल्ड, बट क्योंकि मल्टीपल एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो रहे होते हैं आईवीएफ में, और इट इज पॉसिबल कि 2-3 एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाए, सो अ कपल माइट हैव ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स ऑल्दो दे वांटेड जस्ट वन चाइल्ड। तो ये भी एक क्या कहते हैं चैलेंज या प्रॉब्लम होती है आईवीएफ की। आईवीएफ इज अ वेरी पेनफुल, वेरी ट्रॉमेटिक प्रोसेस,
आई वॉज इन ट्रॉमा आफ्टर स्टडिंग इट फॉर 2 days। मतलब मैंने हर इंसान को, हर नॉन बायो इंसान को रैंट किया था दैट हाउ आईवीएफ इज सो पेनफुल, एंड आई जस्ट प्रेड फॉर ऑल the people out there to have like natural birth and natural pregnancies, as if they're not, obviously they're not even easy, the natural process as well, but still, after studying this I was like probably the natural process might be easier. So yeah, this is IVF. Any questions about any process? तो हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाते हैं, oocyte retrieval होता है, sperm retrieval भी कर रहे होते हैं, but हाँ, surrogacy is not allowed in Islam, but IVF is. Surrogacy पे काफी ethical and religious debate है, so that's, I think so, is not allowed, but IVF is. अच्छा जी, कोई सवाल? क्या oocyte retrieval नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया oocyte retrieval में? स्पर्म रिट्रीवल का भी पार्ट होता है, बट स्पर्म रिट्रीवल हम कर कर चुके हैं। वही सारी चीज है कि आप सीमन लोगे इजैकुलेशन के थ्रू, उसको एनालाइज करवाओगे, उस पर अगर हमारे पास नॉर्मल हेल्दी स्पर्म्स हैं तो हम वो स्पर्म्स यूज करके, तो मैंने इसीलिए स्पर्म रिट्रीवल यहाँ पर नहीं रखा, लेकिन ऑब्वियसली उस साइड अगर रिट्रीव कर लिया और स्पर्म रिट्रीव नहीं किया है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। उस साइड रिट्रीवल में क्या समझ नहीं आया? व्हाट पॉइंट? अमर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज? is the first point. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। ओवुलेशन के लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए होता है? हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चाहिए होता है, एलएच चाहिए होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच रिलीज करता है, जिसकी वजह से ओवरी से ओविडक्ट में एग रिलीज हो जाता है। जब हम ये प्रोसेस आर्टिफिशियली कर रहे होते हैं, यानी आईवीएफ के थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम एलएच का इंजेक्शन नहीं देते, हम एचसीजी का क्या कहते हैं, इंजेक्शन देते हैं। एचसीजी इज ऑल्सो अ हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। हम एलएच की बजाय एचसीजी इंजेक्ट करते हैं फॉर ओव्यूलेशन। इसका वही काम होता है जो एलएच का नेचुरली काम होता है, कि वो ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरीज इनटू द ओविडा। मिस हार्मोन के बगैर नहीं हो सकते, लाइक between 14 to 16 days the The entire female menstrual organism cycle is will controlled release by the egg. hormones. The entire formation of the sperms and all of this depends on hormones. ये naturally भी hormones के बगैर नहीं हो सकती। तो artificial जब हम कोई process कर रहे होते हैं तो हम nature को ही replicate कर रहे होते हैं ना। So हम nature को replicate कर रहे हैं। nature में अगर ये चीज hormones के through control होती है तो artificially भी हमें hormones के through control करना पड़ेगा, right? So that's why we need hormones. Because your entire reproductive mechanism for both a man and a woman rely on hormones. Yeah, I would suggest Amar, मैं शेयर कर दूंगी। It's like a 8 minutes or 10 minutes की वीडियो, 10 minutes वाली डिटेल वीडियो है, 3 minutes वाली शॉर्ट समरी है। I'll also share the diagrams with you. अगर फिर भी समझ नहीं आए, then whatever part you are not understanding, you can ask that. ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन मैंने इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ाई है बिकॉज वो बहुत एक्स्ट्रा डिटेल हो जाएगी, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है? बट एक दफा आप मेंस्ट्रुअल साइकिल गो ओवर कर लोगे, आपको ये सारे प्रोसेसेस समझ आ जाएंगे। ठीक है? um anybody else having any questions? हाँ, और हम एक्सट्रैक्ट भी वो काफी सारे एग्स जो क्या कहते हैं जो मेच्योर हुए होंगे, या ऑल आर टेकन आउट, तभी तो बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज बन रहे होते हैं। हम एक एम्ब्रियो नहीं बनाना होता, हमें 2 3 कभी कभार 4 5 एम्ब्रियोज बनाने होते हैं, बिकॉज अगेन सक्सेस ऑफ आईवीएफ इज वेरी लिटिल एंड इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। ठीक है। ओवेरियन स्टिमुलेशन इज बेसिकली डन इन द फॉलिकुलर स्टेज का, ये आपका फॉलिकुलर स्टेज है, तो फॉलिकुलर फेज में हो रहा होता है, या आफ्टर द ब्लीडिंग एंड्स, तो थर्ड फोर्थ डे पे आप ये एफएसएच से सिमिलर वाले हार्मोन्स इंजेक्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है? ओके, परफेक्ट। सो दैट्स अबाउट आईवीएफ। अब हमारे पास क्या रहता है? uh, सारे ही हो गए ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, सरोगेसी हो गया, आईवीएफ हो गया, एक सी क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अच्छा जी, हमारे पास एक सी में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा था? हम जो मेल सीमन था उसको नेचुरली फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कहते हैं, हम उसको थ्रू अ कैथेटर आर्टिफिशियली इंसर्ट कर रहे थे फीमेल बॉडी में।
सीमन इंसर्ट हो रहा था वया आर्टिफिशियल मेथडोलॉजी, दैट वाज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सरोगेसी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि किसी और फीमेल का एम्ब्रियो किसी और मदर के यूट्रस में अगर इम्प्लांट हो जाए एंड शी बियर्स अ प्रेगनेंसी, दैट इज सरोगेसी। आईवीएफ अभी हमने डिटेल में किया है कि हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं हो रही होती, इंस्टेड वी डू इट इन अ ग्लास ट्यूब। वो लेबोरेटरी में ही हम स्पर्म और एग को फ्यूज करके जाइगोट और एम्ब्रियो बनाते हैं। व्हाट इज इक्सी? इक्सी में क्या होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हम जो स्पर्म और एग को फ्यूज कर रहे होते हैं ना, वी डोंट लीव द स्पर्म और वी डोंट लीव द एग। आईवीएफ में क्या हो रहा था, हम एक ग्रोथ मीडियम में एक ग्रोथ मीडियम है जिसमें सारे न्यूट्रिशन थे, उसमें हम स्पर्म और एग को छोड़ रहे थे। एंड यू गाइस आर अवेयर दैट स्पर्म इज मोटाइल, स्पर्म की एक टेल होती है तो वो मूव कर सकता है टुवर्ड्स द ओवरी और वो फ्यूज कर सकता है। सो हम नेचुरली छोड़ रहे थे एग और स्पर्म को इनसाइड द ट्यूब। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास जो स्पर्म होता है, लेट्स से वो नहीं फ्यूज कर पाता आईवीएफ वाली मेथोडोलॉजी की तरह, कि मतलब अगर हमने एक ट्यूब में छोड़ दिया दोनों को तो वो फ्यूज नहीं कर पाता। उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। सो इन दैट केस अगर हम जाइगोट बनवाना चाहते हैं तो हमारे पास जो सीमन है ना, उसको हम एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ये फर्टिलाइजेशन भी आउटसाइड ऑफ द मदर्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो रही होती है। इसमें फर्क ये होता है कि हम स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे होते हैं इन द एग सेल। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो अकरिंग आउटसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, फिर इसको भी हम आईवीएफ में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को नहीं इंजेक्ट करवा रहे होते हैं। हम स्पर्म और एग को छोड़ देते हैं एक ट्यूब, एक क्या कहते हैं, ग्रोथ मीडियम में, और वो खुद ही फ्यूज हो जाता है उस ग्रोथ मीडियम में। यहाँ पर वी आर इंजेक्टिंग द स्पर्म इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया एक चीज सबको? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सीमन को फीमेल की ओविडक्ट में कैथेटर के थ्रू भेज रहे थे। फर्टिलाइजेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर द फर्टिलाइजेशन इज इन यूट्रो। फर्टिलाइजेशन इज इन यूट्रो। इन दोनों में इट इज नॉट इन यूट्रो। अब आई एम कंफ्यूज कि यूट्रो में ई आता है कि नहीं आता। आई थिंक सो ई आता है, बिकॉज यूट्रस हैज एन ई, तो यूट्रो भी ई वाला ही होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी आरटी? ओके, अच्छा जी, ये हमने एनिमल कंजर्वेशन की बात कर ली। हाउ इज आर्टिफिशियल? हाँ तो बेटा आर्टिफिशियली मेटिंग होती है, यहाँ पर मेटिंग नहीं हो रही है, सॉरी नेचुरली मेटिंग होती है, बट आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में मेटिंग नहीं हो रही। हम एक कैथेटर के थ्रू इंसेमिनेट कर रहे हैं। नेचुरली इंसेमिनेशन इज व्हेन मेटिंग टेक्स प्लेस। क्योंकि हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो आपस में मेट नहीं कर पा रहे हैं ना। कल हमने डिस्कस किया था ना कि कैप्टिव ब्रीडिंग का चैलेंज ये होता है दैट एनिमल्स आर नॉट विलिंग टू मेट, तभी हम उनकी असिस्टेड रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब मीटिंग नहीं हो पा रही होती है। नहीं, ये एआरटीज हम एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे कोई भी एआरटी। बट ये सब ह्यूमंस में भी होती है। सरोगेसी हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, आईवीएफ हो गया, ये सब ह्यूमंस में भी होती है। बट आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज। व्हाई वुड ह्यूमंस डू एआई? ह्यूमंस वुड डू एआई बिकॉज हमारे पास बहुत से क्या कहते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं इन विच पीपल आर नॉट सेक्सुअली कंपैटिबल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कुछ ह्यूमंस में, यही डिसफंक्शन एनिमल्स में भी होता है। सो फॉर सम कपल्स इट्स नॉट possible to have a child through the natural method. That is why they move towards assisted reproductive techniques.